पुस्तक वॉरेन बफे के श्रेष्ठ विचार। लेखक प्रदीप ठाकुर। चुनौतियाँ व अवसर। वॉरेन बफे का कहना है कि व्यवसाय की सड़कें गड्ढों से भरी पूरी है और उनसे बचने के लिए योजना की आवश्यकता होती है, जिसे आपदा योजना प्लान ऑफ डिजास्टर कहते हैं। बहुत अधिक उधार के खतरों, कर्मचारियों द्वारा कानून तोड़ने, अच्छे विचारों के भटक जाने, अनजाने में गलतियां हो जाने, चापलूसों को प्रबंधित करने तथा अवसर चूक जाने को ऐसे गड्ढों में गिनते हैं और उन सभी खतरों व चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करते हैं। बफे का मानना है कि जब हम इन सभी से निपटने में सक्षम होते हैं, तभी संबंधित व्यवसाय के अवसरों को देख पाते हैं। बफे ने यह सब अपने तीखे अनुभवों से सीखा था। इस अध्याय में हम बफे के इन्हीं अनमोल अनुभवों की चर्चा करने वाले हैं, जिनसे हर एक नेतृत्वकर्ता को स्वयं को प्रबंधकीय खतरों को दूर रखने और उनसे स्वयं को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। बहुत अधिक उधार जुआ जैसा ही है। वॉरेन बफे का स्पष्ट मत है कि जिन व्यवसाय प्रबंधकों को बहुत अधिक उधार लेना पड़ता है, वे वास्तव में जुआ खेल रहे होते हैं। विडंबना यह है कि ऐसे प्रबंधकों को बहुधा यही भ्रम रहता है कि उन्हें आगे व्यवसाय की लंबी सड़कों पर कोई वित्तीय गड्ढा नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें उन वित्तीय गड्ढों से बचकर आगे बढ़ने के लिए विशेष व्यावसायिक योजना की आवश्यकता होती है। लेकिन बफे अपने अनुभव के आधार पर यह चेतावनी देते हैं कि भले ही कोई व्यवसाय कितनी ही कुशलता से क्यों न संचालित किया जा रहा हो, यदि वह अपनी उधार सहन शक्ति, लिवरेज, बकाया देय राशि से अधिक संभावित लाभ की अपेक्षा में उधार पूंजी हासिल करने की क्षमता का बहुत अधिक उपयोग करता है, तो वह अपनी वित्तीय समस्याओं को हमेशा धोखा नहीं दे सकता, उनसे बचकर उन नहीं निकल सकता। बफे का कहना है कि उधार सहन शक्ति, लिवरेज के बहुत अधिक उपयोग के कारण ही हर 20 वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था में बैंकिंग संकट आ जाता है। बैंक उधार सहन शक्ति, लिवरेज के राजा होते हैं। वे जितना भी उधार देते हैं, वह सारा धन वे जमाकर्ताओं से उधार ही तो लेते हैं, लेकिन वे जमाकर्ताओं से तो लघुकालिक उधार, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करते हैं, जबकि उन्हें आगे दीर्घकालिक उधार, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देना होता है। यह तब तक ठीक ठाक चलता रहता है जब तक कि बैंक नए जमाकर्ताओं की संख्या को बढ़ाता रहता है, लेकिन जब अधिकांश जमाकर्ता एक साथ अपने लघुकालिक उधार वापस मांगते हैं और बैंक उन्हें उधार वापस नहीं कर पाता है, तो साहूकारी संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है। आर्थिक स्थितियों में इस प्रकार के बदलाव की स्थितियां बहुत से अवसर भी पैदा करती है, लेकिन यदि हमारे पास नकदी हो तभी हम उन स्थितियों का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आर्थिक बदलाव आपदा भी सिद्ध हो सकते हैं यदि हमने बहुत अधिक उधार ले रखा है। बफे का मानना है कि ऐसे आर्थिक बदलाव हमेशा ही होते रहे हैं और आगे भी हमेशा ही होते रहेंगे। शर्त यह है कि क्या हम उन बदलावों में स्वयं को जीवित बनाए रख सकने में सक्षम है। वॉरेन बफे का कहना है कि उधार सहन शक्ति ललचाने वाली होती है और हमें हमेशा संकट की ओर ले जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि उधार सहन शक्ति ललचाने वाली क्यों होती है? क्योंकि यह किसी व्यवसाय के प्रबंधकों के कार्य प्रदर्शन को नाटकीय रूप में सुधार सकती है। वॉरेन बफे का कहना है कि उधार सहन शक्ति ललचाने वाली होती है और हमें हमेशा संकट की ओर ले जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि उधार सहन शक्ति ललचाने वाली क्यों होती है? क्योंकि यह किसी व्यवसाय के प्रबंधकों के कार्य प्रदर्शन को नाटकीय रूप से सुधार सकती है। हाँ, शर्त बस इतनी है कि वह प्रबंधक उधार सहन शक्ति का उपयोग करना जानता हो। मान लें कि आप जिस व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं, वह सामान्य स्थिति में बिना किसी कर्ज के 1 करोड़ रुपये का लाभ हासिल कर रहा है। ऐसे में आपको 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत से 2 करोड़ रुपये के लाभ की संभावना दिखाई देती है। यह बहुत ही ललचाने वाली स्थिति है, लेकिन समस्या यह है कि आपका व्यवसाय उस सौदे के वित्त पोषण की स्थिति में नहीं है, लेकिन आप अपने व्यवसाय की उधार सहन शक्ति का उपयोग कर पूंजी बाजार में बैठे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से बहुत ही आसानी से 10 करोड़ रुपये की उधार पूंजी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि
वे ऐसे ही अवसरों की ताक लगाए बैठे हैं। वे आपको खुशी खुशी ऋण का प्रस्ताव करेंगे यदि आप उन्हें 1 करोड़ रुपये वार्षिक ब्याज देने को सहमत हो जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप नए व्यवसाय में 2 करोड़ रुपये के लाभ में से 1 करोड़ रुपये की ब्याज की राशि का भुगतान करने के बाद शुद्ध लाभ के रूप में 1 करोड़ रुपये अर्जित कर सकेंगे। इस तरह आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में 2 करोड़ रुपये पुराने व्यवसाय से 1 करोड़ तथा नए व्यवसाय से 1 करोड़ का शुद्ध लाभ सूचित कर सकेंगे। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में आपके व्यवसाय के कार्य प्रदर्शन में 100% वृद्धि हो जाएगी और आप अपने प्रबंधन से बड़े अधिलाभ बोनस झटक पाने की स्थिति में आ सकते हैं। आप प्रबंधक के रूप में अपने व्यवसाय की उदार सहनशक्ति के उपयोग से अपने कार्य प्रदर्शन को दोगुना बढ़ाने के इस खेल को तभी तक जारी रख सकेंगे जब तक स्थिति सामान्य रहेगी और आप अपने अनुमान के अनुसार लाभ अर्जित कर पाने में सफल रह पाएंगे। लेकिन ज्यों ही आर्थिक स्थितियां बदलेगी और मंदी का संकट आएगा, आपका खेल बिगड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप प्रबंधक के रूप में अपने व्यवसाय की उदार सहनशक्ति के उपयोग से अपने कार्य प्रदर्शन को दोगुना बढ़ाने के इस खेल को तभी तक जारी रख सकेंगे जब तक स्थिति सामान्य रहेगी और आप अपने अनुमान के अनुसार लाभ अर्जित कर पाने में सफल रह पाएंगे। लेकिन ज्यों ही आर्थिक स्थितियां बदलेगी और मंदी का संकट आएगा, आपका खेल बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आप अनुमान के अनुसार लाभ कमा पाने की स्थिति में नहीं होंगे। हो सकता है कि आप ब्याज भी चुका सकने की स्थिति में न हो। ऐसे में आपको कार्य प्रदर्शन का गुब्बारा फूस हो जाएगा और आपका व्यवसाय वित्तीय संकट में फंस जाएगा और कंपनी दिवालिया हो जाने की स्थिति में आ जाएगी। वैसी स्थिति में आपका निदेशक मंडल आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा? सीधा उत्तर यही है कि वह पुराने प्रबंधन को हटाएगा और आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए वॉरेन बफे बहुत अधिक उधार को जुआ ही कहते हैं और वैसी कंपनियों में निवेश नहीं करते जिसका दीर्घकालिक उधार बहुत अधिक होता है। जी हाँ, बफे ने कभी वर्कशायर को ऋण में नहीं फंसने दिया। वह कभी भी उधार पूंजी से कोई व्यवसाय नहीं खरीदते। वह अपनी नकदी को लगातार जमा होने देते हैं जब तक कि उन्हें कोई निश्चित लाभ का सौदा न मिल जाए। इस मामले में वॉरेन बफे पुराने विचार के व्यवसायी है जो उधार पूंजी से कभी भी अपनी कमाई को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। अच्छे विचार भी बुरे सिद्ध हो सकते हैं। यदि अच्छा विचार सफल होता है तो वह प्रथा बन जाता है और जब कोई विचार प्रथा बन जाता है तो उसे बुरे सिद्ध हो जाने के बारे में किसी को कोई संदेह भी नहीं होता। ऐसे में अच्छे विचारों का गलत उपयोग शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके बारे में कोई सावधानी नहीं बरती जाती है, इसलिए अच्छे विचारों का गलत प्रयोग इस हद तक बढ़ता चला जाता है जब तक पूरी प्रणाली ही ध्वस्त होने लगती है। वॉरेन बफे ने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम को अपने पेशेवर जीवन में सही पाया था कि बुरे विचारों की तुलना में अच्छे विचार अधिक बुरे परिणाम ला सकते हैं। ग्राहम का मानना था कि प्रबंधक कभी भी जानबूझकर बुरे विचारों पर कार्य नहीं करते क्योंकि बुरे विचारों की हत्या शुरू में ही कर दी जाती है, लेकिन अच्छे विचारों पर काम किया जाता है। यदि अच्छा विचार सफल होता है तो वह प्रथा बन जाती है और जब कोई विचार प्रथा बन जाता है तो उसके बुरे सिद्ध हो जाने के बारे में किसी को कोई संदेह भी नहीं होता। ऐसे में अच्छे विचारों का गलत उपयोग शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके बारे में कोई सावधानी नहीं बरती जाती, इसलिए अच्छे विचारों का गलत प्रयोग इस हद तक बढ़ता चला जाता है जब तक पूरी प्रणाली ही ध्वस्त होने लगती है। बड़े ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने की होड़ में बैंकों ने दलालों के प्रस्ताव को लगभग आंख मूंदकर स्वीकार करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार 2004 से 2006 के बीच सब प्राइम मॉर्टगेज लोन की वार्षिक वृद्धि दर 8% से 20% हो गई थी। उदाहरण के लिए सब प्राइम मॉर्टगेज लोन मूल रूप से अच्छा विचार ही था जिसके माध्यम से मार्जिनल क्रेडिट वाले अच्छे लोगों को अपना घर खरीदने की अनुमति दे दी गई थी। चूँकि मॉर्टगेज लोन बेचने वाली इन योजनाओं पर अच्छी दलाली कमीशन कमाने का अवसर मिल रहा था, इसलिए उन्होंने खराब साख वाले लोगों को योग्य बताकर सब प्राइम मॉर्टगेज लोन बेचना शुरू कर दिया था। ऐसे में खराब साख वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। वे एक से अधिक घर खरीदने लगे थे और दलालों को
अधिक कमाई का मौका मिल रहा था। इसके चलते अचल संपत्ति बाजार में भारी तेजी की स्थिति बनने लगी थी। बड़े ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने की होड़ में बैंकों ने दलालों के प्रस्तावों को लगभग आंख मूंदकर स्वीकार करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार 2004 से 2006 के बीच सब प्राइम मॉर्टगेज लोन की वार्षिक वृद्धि दर 8% से 20% हो गई थी। याद रहे कि लगातार बढ़ रही खर्चीली आदतों के कारण 1990 के दशक में ही औसत अमेरिकी परिवारों के ऋण डेब्ट एवं प्रोज्य व्यक्ति आय डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का अनुपात 77% चल रहा था, जो वर्ष 2007 के अंत में विशेष रूप से सब प्राइम मॉर्टगेज लोन के कारण 127% के उच्च स्तरों पर पहुंच गया था। ऐसे में जब वर्ष 2006 के मध्य में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अचल संपत्तियों की कीमतें तेजी से घटने लगी थी, तो उधारकर्ताओं के लिए अपने घरों का पुनर्वित्तपोषण रीफाइनेंसिंग करना मुश्किल होने लगा था। ऐसे में वे और अधिक ऊंची दरों पर पुनर्वित्त पोषण कराने लगे थे, जिससे ऋण किस्तों का आकार भी बढ़ने लगा था और वे उनका भुगतान करने में असमर्थ होने लगे थे। चूँकि अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य में भारी गिरावट आ रही थी, इसलिए वित्तीय संस्थाओं ने सब प्राइम मॉर्टगेज लोन समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश बंद कर दिया था और अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम में उधार संकट की स्थिति बन गई थी। लेहमैन ब्रदर्स वर्ष 2008 के वित्तीय संकट का सबसे बड़ा शिकार बना था और यह इतिहास का सबसे बड़ा दिवालियापन सिद्ध हुआ था। इसके चलते अक्टूबर 2008 में केवल एक माह के भीतर विश्व के पूंजी बाजारों के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन में 10,000 अरब डॉलर का ऐतिहासिक नुकसान हुआ था। 15 सितंबर 2008 को लेहमैन ब्रदर्स ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया था। यह गोल्डमैन सेस, मॉर्गन स्टैनली व मेरिल लिंच के बाद अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था, जिसमें विश्व भर के 25,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। उस समय लेहमैन ब्रदर्स के पास $619 की संपत्तियां थीं, जबकि उस पर 619 अरब डॉलर का ऋण भार था। इस प्रकार लेहमैन ब्रदर्स वर्ष 2008 के वित्तीय संकट का सबसे बड़ा शिकार बना था और यह इतिहास का सबसे बड़ा दिवालियापन सिद्ध हुआ था। इसके चलते अक्टूबर 2008 में केवल एक माह के भीतर विश्व के पूंजी बाजारों के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन में 10,000 अरब डॉलर का ऐतिहासिक नुकसान हुआ था। वास्तव में लेहमैन ब्रदर्स की जड़ें सन 1844 में मॉन्टगोमरी, अलाबामा में जर्मन अप्रवासी हेनरी लेहमैन द्वारा स्थापित की गई छोटी सी किराना दुकान से जुड़ी हुई है। सन 1850 में हेनरी लेहमैन और उसके भाई एमानुएल व मेयर ने लेहमैन ब्रदर्स की स्थापना की थी। हालांकि आने वाले दशकों में अमेरिका के धुआंधार वित्तीय विकास ने लेहमैन ब्रदर्स को भी समृद्ध होने का अवसर दिया था, लेकिन इस बीच उसे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था, चाहे वह 19वीं सदी की शुरुआत में रेलवे कंपनियों के दिवालिया हो जाने का संकट हो या 1930 के दशक की महामंदी। दो विश्व युद्ध वर्ष 1994 में अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी द्वारा अलग कर दिए जाने के बाद पूंजी की या फिर 1998 में दीर्घकालिक ऋण प्रबंधन लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के ढह जाने तथा रूसी ऋण के किस्तें न चुका पाने का संकट लेहमैन ब्रदर्स ने सभी को झेल लिया था, लेकिन सब प्राइम मॉर्टगेज बाजार में गले तक फंस जाना उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था, जिसने उसे घुटने के बल खड़े कर दिया था। लोन डिफ़ॉल्ट पिछले 7 वर्षों में अपने उच्चतम दर पर पहुंच गया था और सब प्राइम मॉर्टगेज लोन का संकट शुरू हो गया था। ऐसे में जब 14 मार्च 2007 को शेयर बाजारों में पिछले 5 वर्षों की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट दर्ज की गई थी, तब लेहमैन ने पहली तिमाही का शानदार नतीजा प्रस्तुत किया था। वर्ष 2003 व वर्ष 2004 में जब अमेरिकी रियल एस्टेट बुलबुला फूलना शुरू हुआ था, लेहमैन ने 5 बंधक उधारदाताओं का अधिग्रहण किया था, जिनमें बीएनसी मॉर्गेज व अरोरा लोन सर्विसेज भी शामिल थे, जो पूर्ण दस्तावेज के बिना ही सबसे जोखिमपूर्ण ऑल्ट श्रेणी के ऋण विशेषज्ञ माने जाते थे।